नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। आपको पता है कि हम रोजाना शाम 4 बजे आपका लैब टेस्ट ले रहे थे, पर अत्यधिक बारिश और जल जमाव के कारण क्या है, नेटवर्क संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न हो गई है। वो जो नेटवर्क टावर होता है जो मोबाइल कंपनियों का, वहाँ पानी भरा है, तो उस कारण से कुछ समस्याएं हो रही है। आई होप ये 10 दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम आपको ऑफलाइन मतलब नॉन लैब रूप में टेस्ट ला रहे हैं। आज हम 20 शानदार MCQ का अध्ययन करने वाले हैं। शक, सातवाहन, चेर, चोल, पांड्य। ये टेस्ट आपका कंटिन्यू जारी रहेगा, लेकिन अब नॉन लैब मूड में जारी रहेगा। फिर समस्या दूर होती है, फिर हम लैब मूड में आ जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शक, सातवाहन, चेर, चोल, पांड्य। इससे रिलेटेड हम 20 बेहतरीन MCQ का अध्ययन करने वाले हैं। जितने देर हम सवाल पढ़ेंगे उसके बीच में अपना जवाब देकर अपना टेस्ट मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो का आरंभ करेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही में बेल आइकन दबा दे ताकि आपको ऐसे शानदार वीडियो एकदम समय पर मिलती रहे और आप इतिहास के क्षेत्र में अपना नाम खूब करते रहे। चलिए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस शासक ने नहपान के सिक्कों पर अपने नाम खुदवाए? ये आपका पहला प्रश्न है। किस शासक ने नहपान के सिक्कों पर अपने नाम खुदवा दिए थे? ठीक है, आपके विकल्प है यज्ञश्री सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, या गौतमी पुत्र सातकर्णी, या नन ऑफ दीज। जितना देर में सवाल पर उतना देर में आप अपना कॉपी में अपना आंसर चुन सकते हैं। मैं सही आंसर बताऊंगा, लास्ट में अपना स्कोर आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सवाल है कि नहपान के सिक्कों पर अपने नाम खुदवाने की बात है, तो आपको बताऊं कि 124-25 AD में सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा एक युद्ध में नहपान मारा गया। इसका प्रमाण हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा निर्गत नासिक और पुणे जिले से प्राप्त अभिलेखों से मिलता है। उसने नहपान के सिक्कों पर अपने नाम खुदवाए। गौतमी पुत्र की माँ गौतमी बालश्री के द्वारा निर्गत अभिलेखों से इन सारी बातों की पुष्टि होती है। तो हमारा जो सवाल था कि किस शासक ने नहपान के सिक्कों पर अपने नाम खुदवाए, तो उत्तर हो जाएगा C, गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रुद्रदामन प्रथम ने कब महाक्षत्रप की उपाधि ग्रहण की? प्रश्न पढ़ते और विकल्प पढ़ते बीच अगर आप उत्तर ढूंढ लेते 1 से 20 नंबर लगा दीजिए और वहाँ पर अपना लास्ट में आंसर उस हिसाब से अपना को आपको मूल्यांकन कर सकते हैं। तो रुद्रदामन प्रथम ने कब महाक्षत्रप की उपाधि ग्रहण की? आपको विकल्प है 121-22 AD, 130-31 ईस्वी, या 120-21 ईस्वी, या 150-51 ईस्वी। तो आपको बताए कि ये महाक्षत्रप की उपाधि की बात कर रहे हैं रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में। तो जिस समय क्षहरात राजवंश का पतन हो रहा था, उसी दौरान पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों का एक नया राजवंश कार्दमक उभर के सामने आ रहा था। कार्दमक, ठीक है। और आपको बताए कि कार्दमक राजवंश का संस्थापक चष्टन था। इसके सिक्कों में पहले क्षत्रप उत्कीर्ण था, बाद में महाक्षत्रप की उपाधि उत्कीर्ण हुई। पहले क्षत्रप, बाद में महाक्षत्रप, किंतु राजन की उपाधि इसके सभी सिक्कों में देखी जा सकती है। कार्दमकों के राज्य व्यवहारों में ज्येष्ठ और कनिष्ठ शासकों का प्रचलन था। ठीक है, ज्येष्ठ को क्या कहा जाता था? क्षत्रप, और कनिष्ठ को महाक्षत्रप कहा जाता था। और मतलब कि इसके बाद आपको बताए कि चष्टन जब महाक्षत्रप था तो उस समय उसके पुत्र जयदामन और बाद में उसके पुत्र रुद्रदामन फर्स्ट का नाम क्षत्रपों के रूप में अंकित है। लगभग 130-31 ईस्वी में चष्टन के बाद रुद्रदामन फर्स्ट ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। इन शासकों ने गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा नहपान से छीने हुए इलाकों को वापस जीतने में सफलता पाई। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आप एकदम कन्फर्म हो जाइए कि जो कनिष्ठ थे, जो सामान्य शासक होते थे, वो क्षत्रप होते थे और बाद में जब हाई लेवल के बन जाते थे तो महाक्षत्रप की उपाधि ग्रहण करते थे। ठीक है, तो रुद्रदामन फर्स्ट ने कब महाक्षत्रप की उपाधि ग्रहण की? तो 130-31 ईस्वी में इसने महाक्षत्रप की उपाधि ग्रहण की। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 233 नंबर प्रश्न। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन प्रथम का नियंत्रण निम्नलिखित किन क्षेत्रों में था? जूनागढ़ जो अभिलेख आप जानते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध अभिलेख है। तो इसके अनुसार रुद्रदामन फर्स्ट का नियंत्रण निम्नलिखित किन क्षेत्रों में था? आपके विकल्प है मालवा, सौराष्ट्र, गुजरात, उत्तरी कोंकण। ठीक है, तो आपको बताओ कि शक संवत जो है 150 या 151 AD। ठीक है, तो 150-51 ईस्वी में ये जूनागढ़ अभिलेख
उसी टाइम का है। तो शक संवत 150-51 ईस्वी के अनुसार ये जो थे रुद्रदामन प्रथम, इसने मालवा, सौराष्ट्र, गुजरात, साथ ही साथ उत्तरी कोंकण और नर्मदा में स्थित माहेश्वर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। इसमें यह भी उल्लेख है कि दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार इन्होंने पराजित किया था। किसने? रुद्रदामन फर्स्ट ने। किंतु सातकर्णी को नहीं मारा, क्योंकि रुद्रदामन का वो रिश्तेदार था, यानी कि गौतमीपुर सातकर्णी के पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से उसकी बेटी का, रुद्रदामन फर्स्ट की बेटी का विवाह हुआ था। इसका रिलेटिव होने के कारण उसको पराजित करने के बाद भी छोड़ दिया। ठीक है। हालांकि अन्य विद्वान मानते कि ये सातकर्णी अलग दूसरा बाद वाला सातकर्णी है। ठीक है। तो हमारा प्रश्न जो था कि किन क्षेत्रों पर इसका रुद्रदामन फर्स्ट का नियंत्रण था जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, तो मालवा, सौराष्ट्र, गुजरात, उत्तरी कोंकण। यहाँ पर सारे के सारे विकल्प सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रुद्रदामन किन चीज़ों का ज्ञाता था? चलिए इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि रुद्रदामन किन चीज़ों का ज्ञाता था। विकल्प है व्याकरण, गणित, संगीत, तर्कशास्त्र। तो आपको हम बता दें कि रुद्रदामन की ये जो ज्ञाता होने की बात है, ये भी जूनागढ़ अभिलेख से ही प्राप्त हुई है। उसके अनुसार वो व्याकरण का भी ज्ञाता था। उसके साथ आपको बता दें कि गणित का वो ज्ञाता नहीं था, गणित का ज्ञाता नहीं था, संगीत का भी ज्ञाता था और तर्कशास्त्र का भी ज्ञाता था। तो A, C, D विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि हमारा C विकल्प सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रुद्रदामन का अभिलेख कितनी पंक्तियों का है? ये जो जूनागढ़ अभिलेख है वो कितनी पंक्तियों का है, ये आपका अगला प्रश्न है। तो ये जो हमारा प्रश्न है इसका हम जवाब दें कि रुद्रदामन का अभिलेख 20 पंक्तियों का है और चट्टान के शीर्ष पर उत्कीर्ण है ये सारी पंक्तियाँ, और उसमें लिखी बहुत सारी पंक्तियाँ पढ़ी नहीं जा सकती है। अभिलेखों की भाषा क्या है? ये जो अभिलेख है उसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। शैली अत्यंत साहित्यिक व अलंकृत है और सत्य तो यह है कि संस्कृत में लिखा गया यह प्राचीनतम विस्तृत अभिलेख है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 20। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक अभिलेखों में नहपान की उपाधि क्षत्रप थी, बाद के अभिलेखों में उसका नाम क्या मिलता है? ठीक है। तो आपको बताएं कि ईस्वी सन के प्रारंभिक सदियों में क्षत्रप शासकों के 2 प्रमुख राजवंशों का अस्तित्व था, यानी कि जो 1st सेंचुरी AD है आरंभ हो रहा था, उसी समय में क्षत्रप शासकों के 2 प्रमुख राजवंशों का अस्तित्व था। और वो कौन था? क्षहरात्र और कार्दमक। ठीक है। क्षहरात्र राजवंश के अंतर्गत भूमक और नहपान जैसे शासकों के नाम सम्मिलित है। प्रारंभिक अभिलेखों में नहपान की उपाधि क्षत्रप से की गई थी, किंतु बाद के अभिलेखों में उसका उल्लेख महाक्षत्रप या राजन रूप में होने लगा। उसके द्वारा निर्गत स्वर्ण एवं रजत सिक्कों में, यानी सोना एवं तांबा, ये मतलब कि चांदी के सिक्कों में केवल राजन उल्लिखित है। तो यहाँ पर प्रारंभिक अभिलेखों में नहपान की उपाधि क्षत्रप थी, बाद के अभिलेखों में उसका नाम महाक्षत्रप या राजन दोनों मिलता है। तो यहाँ पर दोनों सही विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विभिन्न पुराणों में जो सातवाहन राजाओं की सूची दी गई है उसमें से गलत मिलान का चयन कीजिए। देखिए जब तक हम विकल्प पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे, तब तक आपको अपना उत्तर चुन लेना। जैसे 230 से 250 है तो 237 का आपने CD जो चुना है वो चुन लीजिए, फिर मैं जो बताऊँगा तो वहाँ से मिलान कर सकते हैं आप। तो 237 नंबर प्रश्न जो हमारा है, तो इसमें कह रहा है कि सातवाहन राजाओं की सूची दी गई और गलत मिलान का चयन करना। ठीक है। तो मत्स्य पुराण में 30, ठीक है, मत्स्य पुराण में 30 राजाओं की सूची दी गई है सातवाहन की, बिल्कुल सही है। वायु पुराण में 17, ये भी बिल्कुल सही है। ब्राह्मण पुराण में 30, ये भी बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि सातवाहनों राजा जो थे उनकी पुराणों में आंध्र रूप में वर्णन किया है। मत्स्य व ब्राह्मण पुराणों में, मत्स्य व ब्रह्मांड पुराणों में उसे क्या कहा गया? सातवाहन राजाओं में से 30 की सूची दी गई जिसने 460 वर्षों तक शासन किया, जबकि वायु पुराण में 17 सातवाहन राजाओं की सूची है जिन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया। कुछ सिक्कों व अभिलेखों पर जिस सातवाहन शासकों के नाम दिए गए हैं पुराणों में से दिए गए वो नाम में से मेल नहीं खाता है। ठीक है। तो इसका मतलब पुराण में जो बातें कही गई वो कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण भी है। तो यहाँ पर सारे के सारे सही हो जाएंगे। D में सभी के सभी सही हो जाएंगे। आपको इसके साथ ही साथ हम बता दें कि ये ब्राह्मण पुराण, यहाँ पर ये टाइपिंग है तो इसको ये ब्रह्मांड पुराण होगा। क्या होगा? ब्रह्मांड पुराण। ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते 238। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार सातवाहन शासक सातकर्णी को अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद पराजित किया? यानी कि खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है आप सभी उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारा सवाल है कि सातवाहन शासक सातकर्णी को ये जो खारवेल था वो अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद पराजित किया? तो आपको बताइए जो आपका विकल्प है पहले, छठे, दूसरे और 5वें। तो कलिंग के चेदी शासक
खारवेल ने दावा किया कि उसने सातकर्णी नामक एक शासक को अपने राज्याभिषेक के दूसरे वर्षों में पराजित कर दिया। राज्याभिषेक के बाद दूसरा वर्ष जो है उसमें उसको पराजित कर दिया। उसने हाथीगुम्फा अभिलेख में यह दावा किया कि 2 वर्षों बाद उसने रथिकों को तथा मराठा देश को पराजित किया। इसके अलावा विदर्भ के भोजों को भी इसने पराजित किया। तो यहाँ पर विकल्प सी दूसरे वर्ष में इसका उत्तर हो जाएगा। अब है गाथा सप्तशती के रचनाकार हाल के सातवाहन वंश इस क्रम का शासक था। तो ये जो हाल जो था, ये आपको बताइए, हाल जो था ये मतलब कि सातवाहन वंश का शासक था, ये किस क्रम का शासक था? किस क्रम मतलब कईवां शासक था? 15वां, 18वां, 17वां, कौन सा क्रम था इसका? ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो आपको बताया कि हाल सातवाहन वंश का 17वां राजा था। ऐसा माना जाता है कि उसने 700 कामुक काव्य सूत्रों का एक संग्रह गाथा सप्तशती का महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में ये जो रचना थी उसको तैयार किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर एक या दोहरे पाल वाले जहाज़ों का चित्रांकन है? मतलब एक या दोहरे पाल वाले जहाज़ों का चित्रांकन है। ठीक है, तो आपको बताएं कि यह जो हमारा विकल्प है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलवामी या यक्षश्री सातकर्णी या सिमुख। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कहा गया है कि उसके घोड़े 3 महासागर का पानी पीते थे, 3 महासागर का पानी पीते थे। और वशिष्ठपुत्र पुलवामी के बारे में है कि इसके सिक्के कहाँ मिले हैं? आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। और यज्ञश्री सातकर्णी जो है इसने शायद शकों से चल रहे संघर्ष को पुनर्जीवित किया। और सातवाहन वंश का वह शायद अंतिम शासक रहा होगा जिसके पूर्व व पश्चिमी दक्कन दोनों पर नियंत्रण था। और यही यज्ञश्री सातकर्णी के ही सिक्कों पर एक या दोहरे पाल वाले जहाज़ों का अंकन है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतमीपुत्र बलश्री की प्राकृत नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को किन रूपों में वर्णित किया गया? यह हमारा अगला प्रश्न है, 241 नंबर प्रश्न कि गौतमीपुत्र बलश्री की जो है प्राकृत नासिक अभिलेख, उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को किन रूपों में वर्णित किया गया? क्या क्या नाम उनके लिए प्रयुक्त हुए? एक बमन, खतिय दप मानमद या त्रिसमुद्रे अश्व जल पीबती। तो आपको बताएं कि ये जो नासिक अभिलेख है इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में सबसे पहले कहा गया एक बमन, मतलब एक अद्वितीय ब्राह्मण। ये बिल्कुल सही है। एक बमन मतलब ये जो था गौतमीपुत्र सातकर्णी वो क्या था? एक अद्वितीय ब्राह्मण था। किसके अनुसार से? नासिक अभिलेख के अनुसार से। फिर उसमें दूसरी चीज़ वर्णित है खतिय दप मानमद, यानी कि इसको शॉर्टकट में कर लीजिए, क्षत्रिय दप मानमर्दक। क्षत्रिय दर्प मानमर्दक यानी क्षत्रियों का दर्प यानी घमंड चूर करने वाला। ठीक है, ये भी विकल्प उसमें वर्णित है। फिर त्रिसमुद्री अश्व जल पीबती यानी जिसके घोड़े 3 समुद्रों के जल पीते थे। तो ये वाला वर्णित नहीं है। ये वाला क्या है? ये सी विकल्प गलत है। तो सिर्फ ए और बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, सातवाहन साम्राज्य के कई बड़े राजनीतिक विभाग बटे थे जिन्हें कहा जाता था। सातवाहन साम्राज्य कई बड़े राजनीतिक विभाग में बटे हुए थे जिन्हें क्या कहा जाता था? तो आपको बताया सातवाहन का साम्राज्य कई बड़े राजनीतिक विभागों में बटा था जिनको आहार कहा जाता था। सातवाहनों के राज्यकर्मियों में अमात्य, महामात्र, महासेनापति तथा लेखाकार आदि आते थे। अब अगला प्रश्न है 243। चेर, चोल व पांड्य के शाही चिन्हों का सही मिलान करिए। चेर, चोल और पांड्य जो शासक थे उनके शाही चिन्हों का हमको सही मिलान करना है। चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, विकल्प आपके सामने है। अब आपको हम इसका सही जवाब बताते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया चेर। ठीक है, तो चेरों का जो धनुष था, शाही चिन्ह था, वो चेरों का क्या था? धनुष था। ठीक है, फिर है चोल। चोल का क्या था? बाघ। चोल का जो शाही चिन्ह था वो था बाघ। और उसके बाद पांड्य का था आपका मछली। ठीक है, पांड्य का क्या था? मछली। इस हिसाब से हमारा विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूलिएगा नहीं, चोल का बाघ, चेर का धनुष, पांड्य का मछली। अब फिर अगला प्रश्न है, चेर, चोल, पांड्य के प्रमुख बंदरगाहों का सही मिलान करें। ठीक है, चेर, चोल, पांड्य के विभिन्न बंदरगाह थे, इनके कौन कौन से किसके बंदरगाह थे? ठीक है, चेर, कोटकई, चोल, तोरी तथा मुचेरी या पांड्य पुहार। चलिए, अब मैं इसका सही जवाब दूँ आपको। चेर का जो बंदरगाह था वो था कोटकई। चेर का क्या था? कोटकई। तो ये आपका विकल्प दिया हुआ है, लेकिन चेर का बंदरगाह कौन था ये आप हमारा सवाल है। तो चेर का बंदरगाह था आपका बी विकल्प। चेर का बंदरगाह था तोड़ी तथा मुचेरी।
ये चेरों का बंदरगाह का नाम था तोड़ी तथा मुचिरी। वही चोल के बंदरगाह का नाम जो दूसरा नंबर है, बी नंबर है, चोल के बंदरगाह का नाम था आपका पुहार। चोल के बंदरगाह का नाम था आपका पुहार, जिसको कि कावेरी पट्टनम भी कहा गया है, उसी का नाम है कावेरी पट्टनम। कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना है। चेर का तोड़ी तथा मुचिरी और चोल का पुहार या कावेरी पट्टनम। और बच गया कोटकई, तो वो पांडे का था। कोरकई या कोटकई किसका था? पांडे का, पांडे का था कोटकई। इस हिसाब से हमारा विकल्प डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चेर चोल व पांडे राजा को वेंडार कहा गया है। नहीं पता है तो जान लीजिए कि चेर चोल व पांडे राजा को वेंडार कहा गया है। वेंडार का अर्थ क्या होता है, ये आपका 245 नंबर प्रश्न है। तो आपको बताए कि ये जो वेंडार कहा गया चेर चोल पांडे राजा को, इसका अर्थ होता है मुकुटधारी राजा, न्यायप्रिय नहीं, प्रजावत्सल नहीं, मुकुटधारी राजा इसका अर्थ होता है। मृदंग, ढोल, छत्र इत्यादि के रूप में इन सभी महान शासकों के विशेष शाही चिन्ह थे। ठीक है, तो इनके शाही चिन्ह क्या थे? मृदंग थे, ढोल थे, छत्र थे इत्यादि, ये इनके शाही चिन्ह थे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बेनी के युद्ध में करिकाल के विजय, चलिए इसको हम सही से थोड़ा आपको पूरा क्लियर करते हैं। हाँ, अब बड़ा हो गया। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। वेन्नी, वेन्नी है, वेन्नी के युद्ध में करिकाल के विजय, करिकाल के विजय के बाद, करिकाल, वेन्नी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? करिकाल। वेन्नी के युद्ध में करिकाल की विजय हुई थी। तो वेन्नी के युद्ध में करिकाल के विजय के बाद कितने शासकों को अपने राजकीय सत्ता के चिन्ह ढोल को खो देना पड़ा? ठीक है, अभी हमने बताया कि चेर चोल पांडे राजाओं के मृदंग यानी ढोल, मृदंग होते थे, ढोल होते थे, छत्र होते थे, ये सब उनके विशेष शाही चिन्ह थे। तो हमारा सवाल है कि वेन्नी के युद्ध में करिकाल के विजय के बाद कितने शासकों को अपने राजकीय सत्ता के चिन्ह ढोल को खो देना पड़ा था? तो आपको बताया कि चोल सम्राटों में करिकाल जो है वो सबसे फेमस है। ठीक है, पत्तु पाटटू नामक ग्रंथ में एक संग्रहित एक पद में यह वर्णन है कि अपने राज्यारोहण के कुछ समय बाद ही उसे अपदस्थ कर दिया गया था, यानी पद से हटा दिया गया था। किसको? करिकाल को। चोल सम्राट करिकाल सबसे प्रसिद्ध है, उसको अपदस्थ कर दिया गया, फिर उसे कारागार में डाल दिया। किंतु वह खुद को छुड़ाने में सफल रहा और पुनः राजगद्दी पर बैठ गया। और वेन्नी के युद्ध में करिकाल ने पांडे, चेर व उनके सहयोगी शासकों को पराजित किया। मतलब पांडे को भी पराजित कर दिया, चेर को भी पराजित कर दिया। बड़ा मजबूत शासक था। इसमें कहा गया है कि इस युद्ध में 11 शासकों को अपने राजकीय सत्ता के चिन्ह ढोल को खो देना पड़ा तथा इस युद्ध में जिस चेर शासक के पीठ पर वार किया गया था उसने उपवास रखकर आत्महत्या कर ली। भाई पीठ पर वार क्यों हो? ये हमारे शान के खिलाफ है। चलिए 11 हो जाएगा इसका उत्तर। 247 प्रारंभिक पांडे शासकों में शामिल है। प्रारंभिक पांडे शासकों में शामिल है तो इसमें जो आपके विकल्प है नलन गिल्ली, नेडियोन, पालसलई, नेदू, नेजेलियन। ठीक है, तो आपको बताया कि इसमें नल्लन गिल्ली है। नल्लन गिल्ली ये चोल शासक है, ये पांडे है ही नहीं, ये है चोल शासक। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। बाकी जो है नेडियोन, पालसलई, नेदुजेलियन ये सब प्रारंभिक पांड्य शासकों में आते हैं। शिल्पदिकारम के नायक कोवलन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु इसने नेदुजेलियन के काल में ही हुई थी। ये जो शिल्पाधिकारम के नायक जो थे कोवलन, इसकी मृत्यु जो है नेदुजेलियन के ही काल में हुई थी। ऐसे मान्यता है कि घटना के विषय में सही जानकारी मिलने के बाद ही प्रायश्चित के रूप में उसने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद नेदुजेलियन नाम का एक और पांड्य शासक गद्दी पर बैठा था। तो इसमें जो आप शिल्पाधिकारम हो या मणिमेखले हो, इस ग्रंथ सब के बारे में जो आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे जो शुरुआती वीडियो है इस प्लेलिस्ट के, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो डाला, डिटेल में प्रश्न डाले हुए। ठीक है, तो हमारा विकल्प क्या आ जाएगा? BCD सही जवाब हो जाएगा। अब 248 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत से प्राप्त मांगलुम अभिलेखों में कलतिक नामक अधिकारी की चर्चा है, वह क्या था? अभी हम संगम काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा प्रश्न है कि दक्षिण भारत से मंगलूम अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें कल्तिक नामक अधिकारी की चर्चा थी, वह क्या था? रेशम व्यापारी, लौह व्यापारी, मोती वाणिज्य से जुड़ा व्यवसाय या नन ऑफ दीज? तो आपको बताओ कि मंगलम से प्राप्त अभिलेख में किसी पांड्य शासक के अधीनस्थ स्थानीय शासक का भी उल्लेख है। साथ ही साथ उस अभिलेख में कलतिक
नामक अधिकारी की भी चर्चा है जो कि मोती व्यापार से जुड़ा हुआ था। स्वर्ण आभूषण भी समझ सकते हैं या मोती अलग से। तमिल ब्राह्मी अभिलेख अलागरमलाई। तमिल ब्राह्मी अभिलेख यानी तमिल ब्राह्मी मतलब हुआ तमिल भाषा में लिखा हुआ, ब्राह्मी मतलब ब्राह्मी लिपि में। तो तमिल ब्राह्मी अभिलेख अलागरमलाई अभिलेख में सर्वोच्च लेखाकार का उल्लेख है। उसके लिए उस अभिलेख में किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बताओ कि उस अभिलेख में उसके लिए जो आपके विकल्प है सवोलक, कनकतीन, कलानीत या ननबदीत। कनकतीन वर्ड का उपयोग मिलता है किसके लिए? सर्वोच्च लेखाकार के लिए कनकतीन, कंतीकन इसको कर देते हैं, कंतीकन, कनकतीन के बजाय कंतीकन। कंतीकन वर्ड मतलब क्या है? कंतीकन वर्ड मतलब है सर्वोच्च लेखाकार। इस तरह के कुछ तमिल ब्राह्मी अभिलेख अप्रत्यक्ष रूप से पांड्यों के प्रशासनिक संगठन के विषय में भी हमें सूचनाएं दे देते हैं। कब का है ये? 1st सेंचुरी BC का है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। गौतमीपुत्र सातकर्णी का वह अभिलेख जिससे पता चलता है कि उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए खेत दान में दिया था। यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी के उस अभिलेख के बारे में बात कर रहा है जिससे पता चलता है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए उसने खेत में दान में दिया था। तो आपके विकल्प हैं नाणेघाट, नासिक, कार्ले या ननबदीज। तो आपको बताया कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक गुफा अभिलेख से पता चलता है कि उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गांव के निकट खेत दान में दिया जो कि पहले ऊषभदत्त के नियंत्रण में था। तो नासिक गुफा अभिलेख इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आज हमने कुल 20 प्रश्नों का अध्ययन किया। तो आपको साथ ही साथ हम बता दें कि ये सीरीज इसी तरह कंटिन्यू हमारी जारी रहेगी। कंटिन्यू टेस्ट के लिए तैयार रहे। अगला टॉपिक मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। और आपको साथ ही साथ ये बता दें कि जब तक हमारे इधर का मौसम ख़राब है, भारी वर्षा के कारण जल जमाव की स्थिति है, तो मेरे विचार से 1 सप्ताह 10 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब तक इसी तरह ऑफलाइन मोड में टेस्ट देते रहे। 20 प्रश्न आपके लिए हम लाते हैं, एकदम शानदार से शानदार। आपका टेस्ट भी हो जाता है और आपकी तैयारी भी हो जाती है। ज़्यादा डिटेल वाले वीडियो देखने के लिए आप अन्य वीडियो से पीछे वाले जो प्रश्न है 250 प्रश्न इसमें तो हो गए, यानी इससे पीछे वाले 220 प्रश्न है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़े प्रश्न है वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ढेरों MCQ का ढेर मिलेगा, वहाँ पर जाकर खूब इतिहास सीखिए और खूब आनंद लीजिए। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसी काल में जो ग्राम और शहरों की क्या स्थिति थी, शिल्प श्रेणी और संगठन जो सब थे, या बैंकर की भूमिका में श्रेणी, संगठन, व्यापारी, इस सब के बारे में हम कल का जो हमारा पेरीप्लस सब जो था उस सब के बारे में हम जो है सो कल का हमारा वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो शानदार 20 प्रश्नों के लिए हमेशा तैयार रहिए। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए। और इतिहास विषय में आपका जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना हो, चाहे वो आपका एस्प्री हो, नेट JRF हो, या आपका PGT TGT, या आपका कोई भी इतिहास से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टेट हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में आपका ये समान फ़ायदा करेगा, चाहे आप यूनिवर्सिटी लेवल पर भी पढ़ रहे हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। घरों में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।